अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 16 मार्च 2022 है और आज दिन है बुध का। इस लाइव सेशन के अंदर हमने तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बात करनी है। आप लोगों से गपशप करनी है कि तहरीके अदम एतमाद ऐसे लोगों की जानिब से पेश की गई है जिन पर मुल्क में कोई भी एतमाद नहीं करता, और किस शख्स के खिलाफ पेश की गई है जिस पर पूरी कौम एतमाद करती है, जो तमाम पाकिस्तानियों का फ़ख्र है, जो उम्मत मुसलमा का फ़ख्र है, जिसे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पसंद किया जाता है बल्कि आलम इस्लाम के अंदर खान साहब को पसंद किया जाता है। मैं समझता हूँ सबसे पहले जो कल पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली, पाकिस्तान के हिस्से में इज्जत आई, उस हवाले से बात करनी चाहिए। देखिए कल क्या होता है, कौमी आपकी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर ली जाती है, जिसके अंदर यह लिखा होता है कि पूरी दुनिया को कोशिश करनी चाहिए, मिलकर मुजम्मत करनी चाहिए जब मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चलाई जाती है। मुसलमान हमारी माएँ बहनें अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर जब वो अबाया पहनती हैं तो उन्हें धक्के मारे जाते हैं। मुसलमान अगर दाढ़ी रख के निकले तो लोग उसको बड़ा घूर घूर के देखते हैं, बड़ी नफरत से देखते हैं, बड़ी हकारत से देखते हैं, ब्लडी मुस्लिम और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुस्लिम टेररिज्म और इस तरह के अलकाबात दिए जाते हैं। यानी मुसलमानों की इज्जत दुनिया में बिल्कुल कोई है नहीं। जिस तरह से मुसलमानों को देखा जाता है और मुसलमान, हम तो डर जाते हैं बतौर सहाफ़ी। देखिए दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं ना कि कहीं पे कोई ब्लास्ट हो गया है, किसी गोरे का कत्ल हो गया है, कुछ भी हो गया है, तो डर लगता है कि खुदा करे इसके अंदर आप कोई मुसलमान ना हो, किसी मुसलमान पर ब्लेम ना लग जाए, क्योंकि इससे सारे मुसलमानों को फिर नुकसान होता है। और जितनी बेशर्मी से हमारे प्यारे नबी के कार्टून्स और उनकी डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर देखें कितने फसादात आते हैं। यहाँ से हमारे कुछ मौलवी उठते हैं और वो जी फलां सफारत खाना बंद करो, फलां सफारत खाना बंद करो, तमाशा लग जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, अपने लोगों को मार दिया जाता है। इतनी काबिल रहम सूरत हाल होती है ना कि अपने लोगों को, पुलिस वालों को मारा जाता है, सड़कें बंद होती हैं और इंतहाई एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है। तो इस सूरत हाल को रोकने के लिए मुसलमानों के जज्बात जो पूरी दुनिया में मजरूह होते हैं, उसको रोकने के लिए इस वक्त दुनिया में सिर्फ एक शख्स खड़ा हुआ है। आपका ताल्लुक जिस भी जमात से है, जिस भी जमात को पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स, इमरान खान। चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली हो, चाहे वो OIC हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे जाता है, मुसलमानों वाला लिबास पहनता है, मुसलमानों की तरह बात करता है और मुसलमानों की बात करता है। यानी उस शख्स के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाई गई है। और तहरीके अदम एतमाद लाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 70-75 सालों से मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में भी एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें अगर तो मुल्क इन लोगों ने बचाना है, ये हमारे साथ तनवीर गुज्जर साहब है, अगर तो इन लोगों ने मुल्क बचाना है, जो कह रहे हैं कि मुल्क बचाने आ रहे हैं, मुल्क बचाने आ रहे हैं। मेरे पास बेशुमार आज खबरें हैं, ज़ाहिर हर रोज़ शहर इक़्तिदार से बेशुमार खबरें होती हैं। अगर इन लोगों ने मुल्क बचाना है तो मुल्क तबाह किसने किया, ये मुझे बताएं। अगर इन्होंने मुल्क बचाना है, ये मुल्क बचाने के लिए आ रहे हैं, फिर तबाह किसने किया है? यानी कितनी गलीज सूरत हाल है। हम ना बचपन से सुनते आए हैं जमहूरियत को ख़तरा है, जमहूरियत को ख़तरा है, और रिसेंटली एक नारा लगा, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अगर आप लोग इस लाइव को शेयर कर दें और अपनी कमेंट्स करें और जो आप सवाल पूछना चाहते हैं हम उस पर भी बात करेंगे। देखें हम बचपन से क्या सुनते हुए आए हैं, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बचपन से तो नहीं, ये अभी हालिया दिनों में। और जमहूरियत का हमने सुना है, जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खतरे में है। कैसी जमहूरियत? ऐसी जमहूरियत पर लानत भेजनी चाहिए जिसके अंदर खरीदो फरोख्त हो। यानी ये जमहूरियत है? आज सरकार क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है? आज पीपल्स पार्टी की जानिब से, जरदारी साहब की जानिब से 12 से 15 MNAs तहरीके इंसाफ के, उनको अगवा किया गया है, उनको उठाया गया है और उनको सिंध हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है उसमें रखा गया है और उनको बाय रोड सखर मुंतकिल किया जा रहा है, जिसमें 3 खवातीन भी हैं, ताकि जब तहरीके अदम एतमाद होनी है 28 मार्च को, तो उस वक्त तक हुकूमत इन्हें मना ना ले,
हुकूमत इन पर दबाव न डाले तो उनको सेफ कस्टडी के अंदर रखा गया है। तो ये यानी वोटों की खरीदो फरोख्त, वोटों की खरीदो फरोख्त सरेआम हो रही है, अगवा किया जा रहा है। तो यानी ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है, जबरदस्ती वोट लेना, यानी ये वोट की इज्जत है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाशा लगा हुआ है। मैं कल भी बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के अंदर अब एक अजीब तमाशा है। MQM ने फैसला किया कि खान का साथ छोड़ना है, तो कहती है वसी तर कौमी मुफाद है, कि वसी तर कौमी मुफाद को सामने रखते हुए हम खान साहब को छोड़ रहे हैं और हम अपोजिशन के साथ जा रहे हैं। इसी तरह से काफ लीग ने कहा जी हमें 100% अदम एतमाद है खान पर, खान जो है नालायक है और हमारा 100% जो झुकाव है वो खान की तरफ नहीं है, अपोजिशन की तरफ है। और क्या है जी, वसी तर कौमी मुफाद और ज़मीर जाग चुका है। कैसा वसी तर कौमी मुफाद? यानी किसी ने इस मुल्क के अंदर कौमी मुफाद का सोचा है? ईमानदारी से मुझे बताएं, किसी शख्स ने कौमी मुफाद का सोचा है? यानी कौमी मुफाद का अगर सोचा गया होता तो हमारी ये हालत होती, मतलब ये हालत होती कि सड़कें टूटी हुई हैं, सरकारी अस्पतालों का कोई हाल नहीं है। सरकारी अस्पताल के अंदर कोई जाके देखे बंदा, पाकिस्तान के अंदर जाहिर है 50%, 60 बल्कि 90% लोग तो सरकारी अस्पतालों के अंदर जाते हैं ना, कुछ 5-10% हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाते हैं। और जो प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जाते भी हैं वो मजबूर होकर जाते हैं, शौक से कोई नहीं जाता। किसी को शौक नहीं होता प्राइवेट अस्पतालों में जाने का, इतने पैसे किसी के पास नहीं होते कि वो। और ये अगर वसी तर कौमी मुफाद का सोचा होता तो सरकारी स्कूलों की यह हालत होती कि कोई तालीम नाम की कोई चीज ही नहीं है। सड़कों पे जाएं, जरा निकलें सड़कों पे, जलील हो जाता है बंदा। यानी आज 2022 है, पाकिस्तान को बने हुए इतना अरसा हो गया, 75 साल आपके मुल्क को बने हुए हो गए, और वो मुल्क जो कल को आजाद हो रहे हैं उनको देखें जरा आप। ये जो 5 मुल्क है ना स्तान के, ये सेंट्रल एशिया के, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान और कजाकिस्तान, इनको जाके देखें। पाकिस्तान से सरकार वो 80 दफा अच्छे हैं प्रोग्रेस के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से। और कब आजाद हुए? 1991 के अंदर। 1991 के अंदर सोवियत यूनियन टूटी और वो आजाद हो रहे हैं। उनकी सोच आप चाइना से कंपेयर ना करें कि चाइना हमारे बाद आजाद हुआ। चाइना को छोड़ दें, वो कहानी बड़ी है, वो आलमी ताकत है। चाइना जो है इस वक्त सुपर पावर है, लेकिन आप इनको देख लें क्या, यानी अगर वसी तर कौमी मुफाद, कि वसी तर कौमी मुफाद को सामने रखते हुए जी हम जो है वो अपने फैसले कर रहे हैं, अपने वसी तर कौमी मुफाद को गोली मारे, आप अपने मुफाद देख रहे हैं, आप अपने मुफाद देख रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपने एक तमाशा लगाया हुआ है, मंडी लगाई हुई है। अच्छा, और फिर देखें ख़ानदानी लोग जो होते हैं वो मुश्किल वक्त में खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है यार, दुश्मनियाँ होती रहेंगी, दुश्मनियाँ होती रहेंगी, मुखालफतें होती रहेंगी, इतराज़ात होंगे, लेकिन अब बुरा वक्त है, बुरा वक्त है खान का, तो अब हमें खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए खान को। हमें या खान या किसी भी हमारे गली मोहल्लों की मिसाल ले लें, हमारे पंजाब के अंदर भी यही होता है कि किसी का मुश्किल वक्त हो तो लोग पहुंच जाते हैं, शरीक भी पहुंच जाते हैं, जो शरीक होते हैं ना, मुखालिफ होते हैं, वो भी पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं यार अच्छे वक्त पे बुलाया ना तो देखा जाएगा, अच्छे वक्त पे मर्जी कर लेंगे, नहीं जाएंगे, नाराजगी दिखा लेंगे अच्छे वक्त पे। अब बुरा वक्त है, बुरा वक्त है, हमें साथ चलना है। हमें इस वक्त अगर हमने की ना ज्यादती की और हम ना गए तो लोग हमें जूते मारेंगे। खासतौर पर पंजाब की बात कर रहा हूँ, पंजाब के अंदर कि बुरा वक्त है, हमने साथ देना है, हम खानदानी लोग हैं। और मैं चौधरी बरादरान का रवैया देख के हैरान हो रहा हूँ कि सर 2008 से पहले चौधरियों ने जो पंजाब के लिए काम किया, शानदार था, शानदार काम, पंजाब का नक्शा बदल गया। चौधरी बरादरान आए, पंजाब के अंदर फ्री तालीम 1122, जो कि मैं समझता हूँ एक बड़ी सर्विस है, 1122 सर्विस शुरू हो गई पंजाब के अंदर, फ्री तालीम, अस्पताल, दिल के अस्पताल, सड़कें, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन सड़कें। और चौधरी मुझे लगता था कि चौधरी उस वक्त, हम तो छोटे ही थे, चौधरी आगे भी शायद पंजाब ले जाते, लेकिन क्योंकि उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हो गई, उनका मर्डर हो गया, कत्ल कर दिया गया, तो उस वक्त चौधरियों को झटका लगा
एक इल्ज़ाम किया कि एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया है, और एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि चौधरी जो एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है, मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई, मुशर्रफ साहब ने बंदे लाए, मुशर्रफ साहब ने प्रमोट किया, मुशर्रफ साहब नहीं रहे तो पार्टी भी नहीं रही। अब चौधरी साहब का जी 2008 के बाद आ जाती है नून लीग की हुकूमत पंजाब के अंदर। चौधरी साहब ने जितने भी प्रोजेक्ट शुरू किए होते हैं ना, यानी जो बन गए होते हैं वो तो बन गए होते हैं, जो शुरू किए होते हैं सारे चौधरियों के बुग्ज में शहबाज शरीफ साहब बंद कर देते हैं। इवन वजीराबाद के अंदर एक दिल का अस्पताल होता है, वो भी बंद कर दिया जाता है, काम रुक जाता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं और सारे चौधरियों का जवाल शुरू हो जाता है। 2013 के अंदर इलेक्शन होता है, चौधरियों के हिस्से में कख नहीं आता, गुजरात से इलेक्शन हार जाते हैं, जरदारी साहब के साथ कोई साजबाज करके एक आधा ओहदा मिल जाता है, यानी चौधरियों का पंजाब के अंदर वजूद खत्म। 2018 के अंदर उनका इमरान खान के साथ एग्रीमेंट होता है। जिन हलकों में चौधरी ने इलेक्शन लड़ना होता है वहां पे इमरान खान जो है वो अपने बंदे खड़े नहीं करते, इलेक्शन कैंपेन करते, और मैं उसका जाती तौर पे गवाह हूं कि इमरान खान साहब ने चौधरियों के हलके में आके कैंपेन भी की, रैलीज भी निकाली, जलसे भी किए। अब चौधरियों को 5 सीटें क्यों मिलती हैं? इमरान खान बंदे नहीं खड़े करता, इमरान खान आके सपोर्ट करता है और ये इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं। 10 सीटें पंजाब असम्बली की, 5 कौमी असम्बली की। 5 सीटों पे जनाब मिलती हैं 2 वजारतें, एक सेनेटरशिप मिल जाती है कामिल अली आगा साहब को, और पंजाब के अंदर वजारतें भी मिल जाती हैं, ये गुजरात मंडी भावदीन और यहाँ का कंट्रोल भी मिल जाता है, और मुख्तलिफ बाकी इलाकों का भी स्पीकरशिप भी मिल जाती है। जब इतना कुछ मिल जाता है, मर्जी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसके बाद मुतालबा किया जाता है। अब जब मुश्किल वक्त आया है कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, हमारे साथ हमें सच्चा प्यार नहीं मिला, सच्चा प्यार नहीं हमें दिया गया, सच्चा प्यार चाहिए। कहा जाता है इमरान खान में तो अकल ही नहीं है। तो मुझे मुझे नून लीग से मुझे कोई शिकवा नहीं है। देखिए, मुझे कोई शिकवा नहीं, नून लीग क्या कर रही है, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। यकीनी तौर पे आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब की रूह तड़पती होगी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की रूह तड़पती होगी। क्या कर दिया यार, ये पीपल्स पार्टी एक मुझे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आज से चंद माह पहले तक जो मुझसे पूछता था ना कि आपको कौन सी सियासी जमात पसंद है, तो मैं ये कहता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती हैं पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नवाज के, पीटीआई के। इवन 8 मार्च को मेरी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और इसी तरह पिछले साल फरवरी में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई, और इसी तरह मिनिस्टर से बाकी हर रोज़ मिलते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी जो जमात थी ना, उनके लोग मिच्योर, सही सियासी शऊर है उनमें। लेकिन जरदारी साहब ने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया और जिस तरह से आज 12 बंदे अगवा कर लिए और वोटों की खरीदो फरोख्त, तो अफसोस नहीं किया जाता। लेकिन अफसोस होता है चौधरियों का अफसोस होता है। खानदानी लोग हैं, जट हैं, जमींदार हैं। चौधरी ऐसे करना नहीं चाहिए कि एक बंदे ने आप पे एहसान किया, आपको नवाजा, आपको सुना, आपको ड्यू रिस्पेक्ट दी, और जब उसका मुश्किल वक्त आया तो आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? यानी उसका मुश्किल वक्त है, आप कहते कि चलें यार छोड़ें, हम देख लेंगे, खान ने हमारे साथ ज्यादतियां की हैं, बाद में देखा जाएगा जब ये मामला टल जाएगा। लेकिन आप तो ब्लैकमेल कर रहे हैं, ब्लैकमेल पे ब्लैकमेल। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि वजारती आला हमें दे दे तो ठीक है, वरना नहीं। यानी एक सीट के लिए। अच्छा, फिर मैं कहता हूं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि चौधरियों ने पंजाब के लिए बड़ा काम किया, काबिल लोग हैं, लेकिन आप बने, बड़े शौक से बने। अगर आपके पास मैंडेट है, कैसे हो सकता है कि एक पार्टी के पास 150 सीटें हैं, एक पार्टी के पास 10 सीटें हैं, वो भी सीट एडजस्टमेंट करके ली गई हैं, तो आप 10 सीटों पे कहें कि वज़ीर आला मुझे बना दें। अजीब बात है ना कि हम काबिल बहुत हैं, हम पंजाब को चलाएंगे, हम सारे मामलात हल कर देंगे, लेकिन हमें वज़ारत आला दी जाए। यार खुशी से ले वज़ारत आला। मैं कहता हूँ आप वज़ीर आज़म बने, आप सदर बने पाकिस्तान के, आपका बस चलता है जो आके आर्मी में आर्मी चीफ बन जाए, लेकिन अपनी कारकर्दगी पर आपको वोट मिलते हैं अगर आप इलेक्शन के अंदर जाएं। अगर आपको पंजाबी कहते हैं कि आप चौधरी परवेज इलाही साहब हमारे पंजाब के वज़ीर आला होने चाहिए, आज लाहौर के अंदर लगे हुए हैं पोस्टर कि पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, चौधरी साहब जैसा फेस होना चाहिए पंजाब के अंदर। लेकिन आए वोट लें 10 सीटों पे, कैसे, वो भी मांगे तांगे की।
कि आपने कंप्रोमाइज़ किया, आपने सीट एडजस्टमेंट की और आप उस पे जो है आपको, लेकिन आप कैसे कि हमें जनाब वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए तो ठीक है। यानी एक सीट की मार है आप, ये इंसान का ज़मीर होना चाहिए। फिर एक चौधरी, देखिए चौधरी जो होते हैं ना, चौधरी कहना कोई आसान बात नहीं होती। चौधरी बड़े वज़ादार लोग होते हैं। क्या क्या नवाज शरीफ साहब एक शेर पढ़ते हैं कि अकबर ने सुना है यही अहले गैरत से कि जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा। तो इस वक्त बड़ी जी खान साहब के सूरत हाल बड़ी कमज़ोर है। जो न्यूट्रल बात यह है कि खान साहब के बंदे पूरे नहीं हैं और इस सिस्टम के अंदर इंतहाई घटिया और बदबूदार ये निज़ाम है, घटिया सिस्टम है जहाँ पे ज़ाहिर है आपको बंदे पूरे करने और वही बंदे। और देखिए मैं कल भी बात कर रहा था किसी जगह, मैंने कहा कि देखिए पूरी दुनिया में नज़रियात होते हैं। आप लोग भी जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, लोगों के ना नज़रियात होते हैं वेस्ट के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर, अमेरिका के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर दो नज़रियों के लोग होते हैं। एक होता है दाएं बाजू, जिसको कहते हैं कि दाएं बाजू की जमात, बाएं बाजू की जमात, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, या और भी नज़रियात होते होंगे। तो कहते हैं जी हमारे क्योंकि इस तरह का मैं इस तरह का माइंड है, मैं कंजर्वेटिव हूँ, लिहाजा मैं इस बाजू का हूँ, मैं इस साइड का हूँ, मुझे इस तरह की पॉलिटिक्स करनी है। दूसरा एक बंदा होता है वो कहता है जी मुझे इस तरह की मेरी ये आइडियोलॉजी है, मेरे ये नज़रियात हैं, लिहाजा मैं नज़रियाती तौर पे इस तरह की पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि या क्या हो रहा है, कोई नज़रियात ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि आइडियोलॉजी होती क्या है, कि किस लिए हम पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं। ट्रेंड है पीटीआई का, जाओ मफरल डालना शुरू कर दो, मफरल पे मफरल, मफरल पे मफरल। ट्रेंड है नून लीग का, तो मफरल वापस भी ना करो इमरान खान को, जाके नून लीग में शमूलियत तैयार कर लो। ट्रेंड अगर फजलुर रहमान का है तो उधर ही चले जाओ, ट्रेंड अगर पीपल्स पार्टी का है तो उधर चले जाओ। और फिर पीपल्स पार्टी में थोड़ी ही देर के बाद लगा है कि उधर ट्रेंड्स जा रहे हैं और अगली हुकूमत फलां बंदे की बनने जा रही है तो उधर चले जाओ। यानी एक नजरियात की सियासत होती है हर किसी की। अगर किसी के इस्लामी नजरियात हैं या जमात इस्लामी के साथ नजरियात मिलते हैं, वो जाए जमात इस्लामी के साथ पॉलिटिक्स करे। किसी का फजलुर रहमान साहब से लगते हैं नजरियात तो उनमें रहे। यहां पे कोई नजरियात ही नहीं है कि 5 साल पहले नजरिया और होता है, 5 साल बाद नजरिया ही बदल जाता है। तो फिर जब पाकिस्तान के अंदर जनाब ये लफ्ज बोला जाता है ना कि वसी तर कौमी मुफाद, कि वसी तर कौमी मुफाद इस वक्त को पेश नज़र एमक्यूएम जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ जा रही है, काफ लीग जो है वो जा रही है नून लीग के साथ या अपोजिशन के साथ, तो वसी तर कौमी मुफाद नहीं कहना चाहिए। मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को नहीं बेवकूफ़ बनाना चाहिए कि आप बेवकूफ़ बनाते रहें। यानी इस तरह लोगों को बेवकूफ़ मैं समझता हूँ बनना भी नहीं चाहिए जो समझदार लोग हैं, कि क्या यार आपने क्या ड्रामा बनाया हुआ है। यानी आपको जमहूरियत चाहिए अपने फ़ायदे के लिए और वसी तर कौमी मुफाद आपने यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए, कानून आपने बनाना है अपने फ़ायदे के लिए, आइन आपने बनाना है अपने फ़ायदे के लिए। अगर आपने किसी सूबे पे कब्जा करना है और आपको लगता है कि आप एक सूबे तक ही रहेंगे तो आप 18वीं तरमीम ले आओ, आप वहाँ पे बादशाह बन के बैठ जाओ। अगर आपको लगता है कि जो है किसी को इख्तियार देने चाहिए तो आप आइन बनाओ और इख्तियार दे दो। लेकिन मैं जो मेरा ज़ाती तौर पे नज़रिया है, मुझे लगता है कि ये सिस्टम पाकिस्तान में इस सिस्टम की प्रैक्टिस जो है वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान को किसी नए निज़ाम की ज़रूरत है। डिक्टेटरशिप के हक़ में तो मैं कभी था नहीं और ना हूँ, ना ऐसा होना चाहिए कि फ़ौज आके मुल्क संभाले या फ़ौज को जो काम है वही करना चाहिए। कि कुछ लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी फ़ौज को आ जाना चाहिए। मैं समझता हूँ जो फ़ौज काम है उसका फ़ौज का वो काम करे, वो अच्छे तरीके से कर ले तो वो भी बड़ी बात है। देखें ना, हिंदुस्तान की जानब से पाकिस्तान के अंदर एक मिसाइल आता है, क्रूज मिसाइल, ब्राह्मोस उसका नाम होता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 9 मार्च की कार्रवाई है। 10 मार्च को DGISPR साहब उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। 11 मार्च को मोदी साहब कहते हैं जी ओ अच्छा वो मिसाइल, अच्छा सॉरी गलती हो गई, आ गया मिसाइल। मतलब मिसाइल कोई बंदूक नहीं होती कि आप बंदूक साफ कर रहे थे आपसे फायर हो गया, ऐसे ही पता ही नहीं चला यार वो सफाई करते करते आपका। मिसाइल के लिए पूरा सिस्टम अलर्ट होता है, मिसाइल को डायरेक्शन दी जाती है और मिसाइल ऐसे नहीं, पूरा उसका एक पूरा प्रोसीजर है
तो हिंदुस्तान की जानब से सोच समझकर मिसाइल पाकिस्तान पे मारा गया। फिर अगर गलती से चला होता आधे घंटे के अंदर अंदर आप पाकिस्तान से रब्ता करते, आप कहते यार सॉरी गलती हो गई है, हम जाति को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन हमें इसको बुरा ना समझिएगा, आपको कोई जहाज तबाह हुआ तो नहीं है, कोई लोग तो नहीं मरे। लेकिन अगला दिन भी गुजर गया, उससे अगला दिन उन्होंने कहा अच्छा वो मिसाइल, सॉरी यार वो चल गया था, गलती हो गई। अब ये गलती नहीं थी, ये जानबूझ के मारा गया था। अब ऐसी गलती पाकिस्तान को भी करनी चाहिए थी कि आप भी ठोकते, आप कहते कि ठीक अच्छा यार हमसे भी गलती हो गई है। अच्छा आप ना ठोकते, जंग लग जानी थी। जाहिर है जंगों के हक में कोई भी बंदा नहीं होता, जंग लड़नी भी नहीं चाहिए इस तरह, लेकिन आपको उन्होंने समझे ही कुछ नहीं। मैं आपसे बड़ी अजीब तरह की मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं कि आपको उन्होंने समझे ही कुछ नहीं। उन्होंने कहा कोई मसला, इनको बताने गलती हो भी गई है, पहले तो गलती हुई नहीं। तो मैं समझता हूं फौज को और अदारों को इस तरह के कामों पे फोकस करना चाहिए। फौज किसी मसले का हल नहीं है कि फौज आ जाए मार्शल लगा दो। फौज को सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए, जो कि अच्छे तरीके से कर भी रही हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन ये जो निज़ाम है जिसके अंदर ये जी पीपल्स पार्टी, ये नून लीग और ये सारे ये मौलाना फजल रहमान और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है मज़हब के नाम पे। और मज़हब देखें, यहूदी एजेंट है, यहूदों ने सारा का एजेंट है। कैसा यहूदों ने सारा का एजेंट है जिसने पूरी दुनिया को मनवा दिया कि और इस्लामोफोबिया पे करारदाद आ गई और पूरी दुनिया में दिन मनाया जाएगा 15 मार्च का। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को इस पे सोचना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मसला ये है कि 4 लोग बैठते हैं एक कमरे के अंदर, वो पूरी कौम का फैसला कर लेते हैं। एक पार्टी के कुछ 10 लोग बैठते हैं, वो फैसला कर लेते हैं, और नीचे जो वो कॉल देते हैं, जो बताते हैं, लोग बस जज्बाती, पता ही नहीं है, अकल ही नहीं है। मेरा मकसद ये है कि लोगों को एजुकेट होना चाहिए, करना चाहिए, लोगों में शऊर आना चाहिए। मतलब दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है। दुनिया में किस तरह की डिस्कशन होती है और हमारे यहां किस तरह की डिस्कशन होती है, वसी तर कौमी मुफाद। तो यानी पाकिस्तानियों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वसी तर कौमी मुफाद। और चौधरी बरादरान जो इतने वज़ादार लोग हैं, एक सीट के लिए ये कुछ कर रहे हैं। फिर मतलब देखें, लीडरशिप ज़रा देखें पाकिस्तान के अंदर, लीडरशिप। नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते होंगे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सदर थे। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल गुजारी। मेरी उम्र 27 साल नहीं है, अभी हुई है। 27 साल जेल में गुजारी एक नजरिए को लेकर। और नवाज शरीफ साहब को जब लगा कि 1 महीना भी जेल में गुजारना मुश्किल है, तो उनके वो देखे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और पता नहीं क्या हो रहा है, और उन्हें भागने वाली की और दवाई लेने जा रहा हूं यहां पे। एतवार वाले दिन अदालतें खुलती हैं, एतवार वाले दिन। यहां पे बहुत सारे मेरे भाई हैं, मेरे जानने वाले होंगे, मुझे सुन रहे होंगे, मेरे रिश्तेदार होंगे, सारे पाकिस्तानी हैं। हर किसी का कोई ना कोई मुकदमा होगा। एक मरले का भी किसी का केस होना, एक मरले का केस। वो मरला कहता है यार जाए, मगर कई एकड़ बिक जाते हैं और मरले का केस खत्म नहीं होता। एक मरले का केस, अदालतों के चक्कर, जज नहीं आया हुआ, जज आया हुआ है तो वकील नहीं आया हुआ, वकील आया हुआ है तो जज ने सूरह ने तारीख डाल दी है, जाएं काम खत्म करें, सुबह सुबह तारीखें भुगतें। एक मरले का केस। और अगर कोई कत्ल हो जाए तो फिर उसकी नस्लें 7 नस्लें मर चुकी होती हैं और कत्ल के फैसले हो रहे होते हैं कि मारने वाला बेकसूर था या मरने वाला बेकसूर था। लेकिन एतवार वाले दिन लाहौर हाई कोर्ट खुलती है और नवाज शरीफ साहब 50 रुपए का एफिडेविट, जिसको स्टाम्प कहते हैं, वो देते हैं और वो चलते बनते हैं मुल्क छोड़ के। और 4 हफ्तों के लिए अभी तक वापस नहीं आए। तो ये लीडर है, ये लीडरशिप है। और फिर कहते हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, वोट को इज्जत मिलनी चाहिए और हम जमहूरियत के साथ हैं। तो सारी स्पीच और सारी गुफ्तगू जो इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं, कि अगर पाकिस्तानी एजुकेट होते, अगर पाकिस्तानियों में कुछ अकल और शऊर होता, और मैं समझता हूं इसमें पाकिस्तानियों का भी कसूर नहीं है। जब आपके घर में गुर्बत होगी, आपको शऊर की जरूरत, आपको रोटी की जरूरत है। जब आपको तालीम दी नहीं गई और आप तालीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो
फिर आपसे भी शिकवा नहीं करना चाहिए कि यार आप में शऊर नहीं, पाकिस्तानी कौम में शऊर नहीं, पाकिस्तानी कौम में अकल नहीं है। कहां से लाएं अकल बेचारे, कहां से लाएं शऊर, कहां से वो बेचारे लाएं? उनको तो रोटी की है। एक बंदे को इस वक्त को बंदा ऐसा जो बंदा हो, जो दिहाड़ीदार मजदूर हो, जिस वक्त मुझे सुन रहा, वो कहे यार ये क्या तकरीरें झाड़ रहा है, हमें रोटी की पड़ी हुई है कि सुबह जाकर रोटी कैसे कमानी है, और अगर किसी और मुल्क में है सुबह उठ के मजदूरी और काम ढूंढना है कि नहीं ढूंढना, उसको शऊर से क्या लगे। तो यानी इसमें भी ये शऊर ना आना, अकल पर ताले लग जाना, तालीम का ना होना, ये भी स्टेट की नाकामी है। और स्टेट की नाकामी है तो ये हमारे जो तमाम पॉलिटिशियन, तमाम फौजी हुकूमतें, यानी रियासत की जिम्मेदारी है। कि देखिए अभी तो सेंट्रल पंजाब, मैं तो यहां इस्लामाबाद के अंदर बैठा हुआ हूं, अगर आप सेंट्रल पंजाब की हालत देखें तो बड़ी बेहतर है, लाहौर की देखें बड़ी बेहतर है। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान या इंटीरियर सिंध के अंदर चले जाएं तो वहां तो अजीबो गरीब सूरत हाल, यानी वहां तो आपको लफ्ज बोलेंगे तो वो आपको आपके मुंह की तरफ देखेंगे। यानी सेंट्रल पंजाब का सादा बंदा भी ना ये इंटीरियर सिंध के अंदर चला जाए तो उसके लिए वो मोम डैड होगा। तो इसके अंदर भी रियासत पाकिस्तान की नाकामी है। लेकिन अब वो वक्त आ गया जब हर बंदे की एक्सेस है, इंटरनेट है। आप मुझे इस वक्त इंटरनेट पे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं लाइव, आप जो चाहे सुन लेते हैं। तो ये दौर है कि जब आपको एजुकेट होना होगा और आपको तमीज करनी होगी। ये शकील साहब क्या कहते हैं, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का यूरोपियन और अमेरिकन के आगे बिक जाए और हामिद मीर एंकर कमांड करें और अल्लाह की, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को आप छोड़ दें। देखिए मैंने इलेक्शन कमीशन को आप छोड़ दें, आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी एक किताब का हवाला दिया था, मेरे पीछे ये काफ़ी किताबें पड़ी हुई हैं और भी आपको पीछे नज़र नहीं आ रही होंगी। ये मेरे सामने एक किताब है। इस किताब के ऊपर कल परसों का मतलब चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो भी की थी और एक लाइव सेशन के अंदर जिक्र भी किया था। आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, यानी इस किताब के अंदर मैंने पहले भी इस किताब का रेफरेंस मैं दे चुका हूं कि यहाँ के हुक्मरान कितने करप्ट और चोर, दुनिया उनको याद किस तरह से करती है। ये किताब है जनाब, हवाला आपके सामने है। किताब का नाम है जी, ये बॉब वुडवर्ड की लिखी हुई किताब है, ओबामा's वार इस किताब का नाम है जनाब। और इसके सफ़ा नंबर 62 पे आप जाएं, ये आप इंटरनेट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये जी ओबामा साहब जरदारी साहब के बारे में लिख रहे हैं कि ऑन फ्राइडे जनवरी 9, 2011 days before the inauguration, Biden and Graham landed in Islamabad. President Zardari rolled out the red carpet. Pakistan often referred to Zardari as, कहते हैं कि पाकिस्तानी जरदारी को किस तरह, पाकिस्तान में जरदारी को किस तरह से याद किया जाता है, ये ओबामा कह रहा है। पाकिस्तानीज often referred to Zardari as Mr. 10%. As Mr. 10%. वालेकुम सलाम। ये जरा सुन लें, ये किताब जनाब, ये जरदारी साहब के बारे में ओबामा 2 दफा सदर रहने वाला अमेरिका का, वो कह रहा है एज मिस्टर 10%। और वो कहते हैं कि वो क्योंकि किकबैक्स और सारी सूरत हाल होती रही है। इसी किताब के अंदर, ये जो किताब मैंने आपके सामने रखी हुई है, इस किताब के अंदर जनाब लिखा गया है कि जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया एबटाबाद के अंदर, ओबामा कहते हैं मैं डरा हुआ था, मैं सहमा हुआ था, मैं बड़ा परेशान था कि यार पाकिस्तान तो हमारा पार्टनर है ना, तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है कि अलकायदा का चीफ ये क्या इसका नाम था, उसामा बिन लादेन, उसको पाकिस्तान के अंदर मार दिया गया है और बड़ी पाकिस्तान की बेइज्जती हो जाएगी कि पाकिस्तान आतंकियों को, इन टेररिस्टों को पनाह देता है। और इतना बड़ा जिसका 9/11 के अंदर किरदार था, यानी अमेरिका के मुताबिक, वो कहते हैं हमने मार दिया एबटाबाद के अंदर। ओबामा कहते हैं आई एक्सपेक्टेड माई मोस्ट डिफिकल्ट कॉल, कि जब मैंने जरदारी को कॉल की तो मुझे लगा कि मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी बात करना, बड़ी मुश्किल कॉल होगी। कहते मैंने पानी पिया, मुंह पे पानी शानी मारा, रिलैक्स हुआ, मैंने कॉल की जरदारी साहब को। मैं बड़ा नर्वस था। मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने एबटाबाद के अंदर, आपके एबटाबाद के अंदर उसामा बिन लादेन को मार दिया है।
कहते मैं अभी कहने लगा था वी आर सॉरी कि हमने आपको नहीं बताया या ये जरदारी साहब ने कहा इट्स वेरी गुड न्यूज, ये बहुत अच्छी खबर है, मुबारकबाद, हम आइंदा भी आपके साथ देंगे। ये इस किताब के अंदर लिखा हुआ है जरदारी साहब के बारे में। इसके कुछ और भी मेरे सामने सफ़ा नंबर 26 पे चलते हैं, क्योंकि अगर वो सारी प्रोग्राम्स आप देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसके अंदर भी सारी रेफरेंस मैंने आपके सामने रखे होते हैं कि क्या पाकिस्तान के साथ होता रहा है। सफ़ा नंबर 25 भी वैसे है, लेकिन काफ़ी चीज़ें 25 पे 26। ये आपके सामने शायद उल्टी स्क्रीन आ रही हो या आप इसको सही तरह से पढ़ ना पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बड़ी ईमानदारी के साथ ये पढ़ के सुना देता हूँ जरदारी साहब के बारे में। किल द सीनियर्स, जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े हैं ना मगरमच्छ, उनको मारो। जरदारी सैड कोलैटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन्स, कि जब तुम ब्लास्ट करते हो, जब तुम ड्रोन हमला करते हो पाकिस्तान पर और मासूम लोग मारे जाते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है, वो तुम अमरीकियों को वरी करता होगा। कोलैटरल डैमेज वरीज यू अमेरिकन्स, इट डज नॉट वरी मी। जब तुम पाकिस्तानियों को, तुम अमरीकी पाकिस्तान के अंदर आके मार जाते हो पाकिस्तानियों को, तो वो मुझे वरी नहीं करता, मुझे परेशान नहीं करता, मुझे परेशान नहीं करता। अब ये तुम अमरीकियों को ना परेशान करता हो। ये इट डज नॉट वरी मी। जरदारी हैड जस्ट गिवन द CIA an important green light, hidden appreciated this sport, but he also know that would not achieve the goal of destroying Al-Qaeda। तो ये कहते हैं कि ये मेरा कोई नुकसान नहीं होता। ये बुक मैंने आपके सामने, इसका आप ये खुद भी, मैं काफ़ी लोगों को कहता हूँ कि किताबें आपको पढ़नी चाहिए कि जरदारी साहब के बारे में क्या इंकशाफात है। जरदारी साहब कहते हैं कि मार दो जिसने पाकिस्तानियों को मारना है। पिछले दिनों जी एक लॉन्ग मार्च था, उस लॉन्ग मार्च के अंदर क्या होता है, बिलावल साहब आ रहे हैं, जब वो काम पे टांग रही थी उस वक्त की ये बात है। आसफा भुट्टो जो कि जरदारी साहब की छोटी बेटी है, बिलावल साहब की बहन है, उनको ना गलती से एक ड्रोन लग जाता है, छोटा सा ड्रोन, और इधर उनको वो जख्म आ जाता है। अब उस बंदे को इतनी फैंटी लगाई जाती है ना, जिसने मारा था आसफा को गलती से ड्रोन, और अदारे को भी सारा वो पकड़ लिया जाता है और बड़ा वो मुकदमा, और बिलावल भुट्टो साहब मीडिया पे आते हैं। बिलावल साहब कहते हैं कि मैं ISI से दरख्वास्त करता हूं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करे कि गलती से तो नहीं मारा गया, और वो कहते हैं कि हम इसका हिसाब लेंगे। यानी जो आसफा को मीडिया का छोटा सा ड्रोन गलती से इधर लग गया, कितनी तकलीफ हुई है, कितने पाकिस्तानी इस कोलैटरल डैमेज, जो जरदारी साहब कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं, इससे मुझे वरी नहीं करता, तुम अमेरिकन को करता होगा। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मतलब कि जरदारी साहब अमेरिकन को कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। जब ओबामा ने कहा कि मैं डरा हुआ था, मैं सहमा हुआ था कि कैसे बात करूंगा यार, तो कहता है मुबारक हो रही, मारो, जितने मार सकते हो मारो। तो ये जरदारी साहब हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब हैं कि सड़कों पर घसीटूंगा, और करप्शन की जो है, मैं आपके सामने नवाज शरीफ साहब का जिक्र कर चुका हूं कि शरीफ साहब किस तरह से यहाँ पे रोना धोना और दवाई लेने जा रहा हूं, और स्टाम देकर गए और अभी तक वापस नहीं आए। और बिलावल भुट्टो साहब, जिनको जो बोल नहीं सकता हमारी तरह, वो हमारा नुमाइंदा कैसे हो सकता है। तो यानी ये सारे वो जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब जो हमारी तरह बोल नहीं सकता, हमारा नुमाइंदा ही नहीं है। मुझे कभी बड़ी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, बड़ी अजीब फीलिंग्स आती हैं कि जब गोरे पाकिस्तान पर राज करते थे, इसी तरह की उर्दू बोलते थे, इसी तरह से बोलते थे, इसी तरह से वो हमें वो आगे ठुड्डे मारते थे आके। जो बिलावल का एक्सेंट है और जो बिलावल का एटीट्यूड है। बिलावल को आपने देख लिया, मरियम नवाज साहिबा, मतलब एक तरफ ये सारे हैं, एक तरफ मैं बात कर रहा हूं मौजूदा वजीर आजम की। रशिया में जाता है, 3 गार्ड ऑफ ऑनर मिलते हैं, 3 गार्ड ऑफ ऑनर। रशिया जाता है, रूस, पुतिन प्रोटोकॉल्स भूल जाता है, कोविड के हैंडशेक करता है PM से। इसी तरह चाइना, इसी तरह से अमेरिका जाता है। कौमी अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर आज तक दुनिया में किसी ने इतनी स्पीच, इस तरह की स्पीच नहीं की। दुनिया के 200 ममालिक लाइव दिखा रहे थे, और वहाँ इस्लामोफोबिया की जंग लड़ता है
और यहाँ कहा जाता है कि यहूदो नसारा का एजेंट है। तो खैर जी, आपने मेरी काफ़ी बातें सुन ली हैं। मेरा पर्पज़ थोड़ा आपको एजुकेट करना था, आपको समझाना था कि देखें, आप खुद सोचें, आपको किसी सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद फैसला करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये बंदा ठीक है तो आपको सपोर्ट करनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि फ़लाँ बंदा ठीक है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाशा ज़रूर लगा हुआ है कि ख़रीदो फ़रोख्त ज़ोरों पर है और यरगमाल बनाया जा रहा है सारी सूरत हाल को।